हेलो एवरीवन, जंबो आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 ऑफ अक्टूबर 2025। अभी तक हमने 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं और आई होप आप सभी ने सारे नोट्स को रिवाइज कर लिया होगा, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लिया होगा और कोई भी डाउट अगर हुआ है आपको तो आप लोगों ने हमसे पूछ लिया होगा। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें हम लोग कर चुके हैं तभी हम पार्ट 3 को शुरू करेंगे, अदरवाइज हम शुरू नहीं करेंगे इसे, क्योंकि एक जो हमारा रिदम है वो बना रहना चाहिए कि हमने पहले लेक्चर देखना है, फिर नोट्स पढ़ने हैं, फिर हमने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है और फिर हमने नेक्स्ट वीडियो पर जंप करना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम शुरू करेंगे हमारा पार्ट 3 ऑफ अक्टूबर। इसके साथ हमारा पूरा अक्टूबर मंथ पूरा कवर हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे सितंबर। ऐसे करते करते हम लोगों ने पूरा जो पिछला साल है 2025 वाला उसको कवर कर लेना है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस 2025। ये बेसिकली एक रिपोर्ट का नाम है, द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस अ वर्क इन प्रोग्रेस। कौन करता है इस रिपोर्ट को पब्लिश? इट इज आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूएन। ठीक है, नॉट वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ यूएन बट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन। ओके, अच्छा क्या पर्पस है इसका? देखो नाम से क्लियर है कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कितना ज़्यादा इक्वालिटी आया है, कितना इनइक्वालिटी और परसिस्ट हुआ है, चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी है, चाहे वो इनकम इनइक्वालिटी है या क्या है। ठीक है, हम लोगों ने एक चीज़ और करी थी, आपको याद होगा, हमने एक सोशल डेवलपमेंट समिट के बारे में बात किया था जो सेकंड हुई थी 30 सालों के बाद, दोहा में हुई थी वो, द कैपिटल ऑफ कतर, है ना। तो जो फर्स्ट वाली थी वो हुई थी 1995 में डेनमार्क में। तो डेनमार्क में जो भी हमने डिसीजंस लिए थे कि हम पॉवर्टी को हटा देंगे, भुखमरी को मिटा देंगे, तो उन सब पर हम लोगों ने कितना काम किया और 30 साल के बाद अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, ये सब बताया गया है इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो आईएलओ ने बेसिकली इवैल्यूएट किया है द 30 इयर्स ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस आफ्टर द वर्ल्ड वर्ल्ड समिट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। 4 पिलर्स हैं इसके, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड कैपेबिलिटीज़ की लोगों के पास उनके अधिकार हैं या नहीं है, या उनके पास स्किल लेवल ज़्यादा है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ होती हैं। नेक्स्ट है आपका इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़, ये सबके लिए है। क्या सबको सेम काम करने के सेम पैसे मिलते हैं? क्या सभी को एजुकेशन का राइट है? क्या सभी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल इक्वल मैनर में मिलती हैं? ये सेकंड पैरामीटर है। थर्ड इज़ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, कि बहुत इनकम इनक्वालिटी तो नहीं है, कि कुछ पोर्शन ऑफ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पूरे इंडिया की या पूरे वर्ल्ड की वेल्थ को अक्वायर करके बैठे हुए हैं, और जो सबसे बॉटम वाले 90% हैं उनके पास सिर्फ 10% ऑफ वेल्थ है पूरे ग्लोब की। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, फेयर है या नहीं है? एंड फेयर ट्रांजिशन, कि किस तरीके से जितने भी आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं, उनका अल्टीमेट जो कॉन्सिक्वेंस है वो सबके ऊपर सेम पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बस हम लोगों ने ये ध्यान रखना है। तो ये 4 पिलर्स हैं इसके। एक रिपोर्ट का नाम है जो किसने पब्लिश करी है, आईएलओ ने पब्लिश करी है। चलिए, इसके अलावा इसमें देखो बोला क्या गया इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में ये बोला गया कि इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, कि जो हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी वो डिक्रीज हुई है फ्रॉम 29% टू 11%। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, मतलब पॉवर्टी कम हो गई। एजुकेशन में हम लोगों ने काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई, लिटरेसी ऑफ फीमेल्स भी जो है 77% तक चली गई है, तो वो भी एक अच्छी बात है हमारे लिए। थर्ड वन इज सोशल प्रोटेक्शन, सरकार ने बहुत स्कीमें चलाई हैं, पीएम किसान स्कीम जिसमें हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं, चाहे आपके पास 2 हेक्टेयर है, 200 हेक्टेयर है, तो कहीं ना कहीं कैश बेनिफिट है फार्मर्स के लिए। आयुष्मान भारत, जिसमें 5 लाख तक का जो बीमा है पर फैमिली दिया जाता है 1 साल के लिए, तो वो भी एक हेल्थ प्रायोरिटाइज करने की एक स्कीम है सरकार की। तो बहुत स्कीम्स ऐसी हैं जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस आए हैं। इसके अलावा लेबर मार्केट में, कि भाई इनफॉर्मेलिटी है, देखो मतलब कि सरकारी नौकरियां कम है, फॉर्मल सेक्टर में लोगों के पास जॉब्स कम है, बट फिर भी जितने भी लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उस वर्कफोर्स के लिए भी सरकार ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, कि इतने घंटे ही काम होगा, कम से कम इतनी वेजेस जो है वो मिलेंगी। तो वो जो प्रॉपर एक रूल्स रेगुलेशन है वो सरकार लेकर आती है। द लास्ट वन इज जेंडर गैप्स, जेंडर गैप भी थोड़ा सा फिल हुआ है। जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है फीमेल के रिगार्डिंग, दैट्स 37%। मतलब अगर हमारे देश में 100 महिलाएं हैं तो 37 ऐसी हैं जो काम कर रही हैं या काम करना चाहती हैं। तो पूरा जो एक ये पैरामीटर है ये भी हमारा इम्प्रूव हो रहा है। तो इंडिया के रिगार्डिंग जो पैरामीटर्स हैं वो ठीक ठाक से हैं। एग्जाम में स्टेटमेंट अगर आए कि भाई इस रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया है वो काफ़ी बैकवर्ड चला जा चुका है, तो आंसर इज नो, इंडिया ने ठीक ठाक काम कर लिया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया आसियान समिट 2025। ये हुई है कुआलालंपुर में, द कैपिटल ऑफ मलेशिया। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रख लेना कि ये वाला जो ईयर 2026 जो चल रहा है अभी, इसमें इस ईयर को मनाया जाएगा आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरिटाइम कोऑपरेशन। क्योंकि अगर आप इन सारी कंट्रीज को देखो तो इंडिया के साथ इसका जो बॉर्डर है वो मेनली ना, चलो लैंड तो है ही है, बट इंडियन ओशन के थ्रू होकर भी जाता है। तो ब्लू इकोनॉमी को इम्प्रूव करने की बात हम कर रहे हैं। डिजास्टर अगर आ जाए तो हम कैसे कोऑपरेट करेंगे, चाहे कोई और कंट्री यहाँ पर आकर डोमिनेंस बतानी शुरू कर दे तो उससे हम टैकल कैसे करेंगे। तो वो सब चीज़ें जो हैं इस पूरी थीम को दर्शाती हैं, दैट इंडिया वांट्स हेल्प ऑफ आसियान फॉर कोऑपरेशन इन मैरिटाइम ऑपरेशंस। ठीक है, हमें पता है आसियान के 10 मेंबर थे, अब हो चुके हैं 11, क्योंकि हमने 11वां भी कर लिया था पिछले करंट अफेयर्स में, विच वॉज ईस्ट टाइमोर। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है, इसकी कैपिटल अब की दिल्ली थी, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। बाकी जो 10 हमारे हैं ये भी हमने देखे थे कि भाई फाउंडिंग मेंबर्स इसके 5 थे, स्टिम्प से हमने याद किया था, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अपना मलेशिया एंड फिलीपींस। ठीक है, एम से एक बार चेक कर लेना मलेशिया है कि म्यांमार है, आई मे बी रॉन्ग, तो उसको एक बार चेक कर लेना। बट इसके अलावा जो बाकी और 5 हैं वो हमारे नॉन फाउंडिंग मेंबर्स थे, बट दीज आर द मेंबर्स ऑफ आसियान। ओके, चलो तो ये खास बात थी इसकी। नेक्स्ट है यूएन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव। देखो बेसिकली ट्रूप का बेसिकली मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशंस की ना एक बॉडी है जो सभी देशों में जा जाके पीस एस्टेब्लिश करने के लिए अपने सारे काम करती है। जैसे इंडिया की तरफ से काफ़ी सारे सैनिक जाते हैं किसी और देश में ताकि वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश की जा सके, कि वहाँ पर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है या वायलेंस भड़क गई है, सिविल अनरेस्ट है, तो उसके रिगार्डिंग जो है सभी कंट्रीज मिलकर इस ट्रूप में योगदान प्रोवाइड करती हैं। तो इंडिया ने पहली बार जो है इस कॉन्क्लेव को होस्ट किया है न्यू दिल्ली में, फ्रॉम अक्टूबर 14 टू अक्टूबर 16। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है तो काफ़ी बड़ी बात है इंडिया के लिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसकी मीटिंग के प्लेस पर भी आ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा है दिस पीस कीपिंग फोर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूएन 1945। 3 साल बाद जो है इसको हमने बिठाया था, इस्टेब्लिश किया था, ताकि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो तो हम पहले ही जाकर उसको इस्टेब्लिश कर सके पीस को, है ना। तो मतलब वर्ल्ड वॉर 2 जैसा कोई सिनेरियो ना क्रिएट हो, तो वो सारी चीज़ों के लिए तो इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा एक मतलब एक रोल निभाता है इसमें। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट ट्रूप कंट्रीब्यूटर्स डिप्लॉइंग ओवर 3 लाख पर्सोनल्स अक्रॉस 50 मिशंस। इंडिया ने कॉन्गो, लेबनन, साउथ सुडान, लाइबेरिया, इन सब में जो है सर्व किया है। तो काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट करा है इंडिया ने भी, और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी इस पूरे ट्रूप मूवमेंट में इंडिया करता है। और इसके अलावा हम लोगों ने पहली ऑल विमेन पुलिस कॉन्टिजेंट भी भेजा था लाइबेरिया में 2007 में, जिससे कि ये पता लगता है कि हमारे यहाँ पर जेंडर इंक्लूसिविटी है। ठीक है, तो जो हमारी फीमेल्स हैं यहाँ पर फौज में भर्ती हैं और किसी और देश में जाकर भी सर्व करने के बिल्कुल कैपेबल हैं। सो दैट्स बेसिकली द मैसेज फॉर होल वर्ल्ड। ओके, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI। देखो मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि हर जगह से, हर डायमेंशन से आप गरीब हैं। एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कि आपके पास पैसे कम है एब्सोल्यूट नंबर में, कि आपका दिन का जो है वो 32 रुपये बनता है या 50 रुपये बनता है, तो दिन के इतने हैं आपके। और होता है रिलेटिव पॉवर्टी एक दूसरा, कि भाई आप गरीब हैं बट किसी और के मुकाबले। आप महीने के 1 लाख रुपए कमाते हो, लेकिन कोई अगर 2 लाख रुपए कमाता है तो उसके मुकाबले आप गरीब हैं। इसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल, मतलब हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, या फिर आपके पास कोई एसेट नहीं है, या फिर आपके पास कोई मतलब गर्मियों में एसी नहीं है या फिर फ्रिज नहीं है। ठीक है, तो मतलब उन सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो निकाला जाता है बाय UNDP एंड OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। हर बार यही रिपोर्ट निकालता है। इस बार की रिपोर्ट का जो बेसिक थीम है दैट्स ओवरलैपिंग हार्डशिप्स, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स, कि यहाँ पर देखो जो देश गरीब थे वो तो गरीब हैं ही, ऊपर से जो क्लाइमेट डिजास्टर्स है वो भी आ रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़ आ रही है, सूखे पड़ रहे हैं, है ना, कभी जो है बहुत तेज हवाएं, ब्लिजार्ड्स चलते हैं, वो ठंडी हवाएं चलती हैं। तो वो सब भी एक रोल प्ले करते हैं टू मेक एनी कंट्री पुअर, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें पैरामीटर कौन कौन से हैं। इसमें 3 पैरामीटर हैं, उसके आगे और इंडिकेटर्स हैं। 3 पैरामीटर्स में हेल्थ है, एजुकेशन है और लिविंग स्टैंडर्ड्स है।
कि आप जैसे रहते हैं बहुत ही खस्ता हालत में रहते हैं, आपके पास पढ़ाई लिखाई की कोई अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, हेल्थ भी आपकी ख़राब है। तो हेल्थ में आगे 2 इंडिकेटर्स हैं कि आपको न्यूट्रिशन मिलता है कि नहीं मिलता है। पेट भरना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, न्यूट्रिशियस फूड से पेट भरना इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? पिज़्ज़ा खाने से पेट भर गया लेकिन आपको न्यूट्रिशन तो नहीं मिला ना। तो आपकी जो बॉडी है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन लेस हो जाएगी और आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा चाइल्ड मोर्टालिटी 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं, क्या वो सही ढंग से अपनी लाइफ गुज़ार पा रहे हैं या उनकी डेथ 5 साल से पहले ही हो जाती है? क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड्स थोड़े से लो हैं, है ना? तो वो सारी बातें। इसके अलावा एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, आप कितने साल स्कूल गए हैं? कम से कम 12 साल तो स्कूल जाएँ तो ताकि एक प्रॉपर एक एजुकेशन तो मिले बेसिक वाली। फिर है आपकी स्कूल अटेंडेंस कि आप स्कूल में भर्ती तो थे बट आप गए कितने टाइम? फिर है आपका, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड कि आप जैसे रहते हैं, क्या वो सही ढंग से रहते हैं आप? जैसे आपके पास क्या खाना बनाने के लिए फ्यूल है? आप लकड़ी जला के तो काम नहीं करते हैं। तो कुकिंग फ्यूल होना चाहिए, सैनिटेशन आस-पास हाइजीन होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर में कोई खराबी ना हो। जैसे इंदौर को हम कहते थे कि इट वाज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, बट अभी हमने देखा कि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं, उनकी डेथ हो गई है बिकॉज़ ऑफ अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो वो उसमें आता है ना? मतलब सिर्फ़ ऊपर-ऊपर आँकड़ों पे हम ना जाएँ, जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है उसको भी हम देखें एक बार। देन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी कि आपके पास बिजली वाला साधन है या नहीं है, हाउसिंग पक्का घर है या नहीं है, प्लस एसेट्स कि आपके पास जो जैसे प्रॉपर नॉर्मल एसेट्स होते हैं, एसी, फ्रिज, है ना? टीवी, जो छोटे-मोटे आइटम्स होते हैं वो हैं या नहीं है। तो अगर ये आपके 4 और 6 10 इंडिकेटर्स पर आप खरे उतरते हैं मतलब यू आर नॉट पुअर। ठीक है? अगर फिर भी आप पॉवर्टी फ़ील करते हैं ये सब होने के बावजूद भी, तब हैं आप रिलेटिव पुअर कि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं किसी और पर्सन से। ठीक है? चलिए, तो ये तो हो गया पैरामीटर प्लस कौन पब्लिश करता है। इंडिया के बारे में क्या ख़ास बात है इसकी, वो देख लेंगे एक बार। बट 2010 से ही ये जो एमपीआई इंडेक्स है ये रिलीज़ होता हुआ आया है, जिसमें मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ पर बात ज़्यादा होती है बिकॉज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ में पॉवर्टी का इश्यू ही इतना है नहीं, जितना डेवलपिंग में है। इसके अलावा इन्होंने ये बोला है कि भई पूरे देशों को मिला के 43.6% लोग ऐसे हैं जो सिवियरली पुअर हैं, जिनकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है। और अगर आप, ठीक है, तो अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया इस मामले में थोड़ा-सा फिर भी इम्प्रूव कर रहा है ना? बट जितना इम्प्रूव करना चाहिए उतना इम्प्रूव नहीं करता। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे यूएनईपी की अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025। पहली बात तो अडैप्टेशन का मतलब क्या होता है? 2 चीज़ें हैं, अडैप्टेशन प्लस मिटिगेशन कि क्लाइमेट चेंज देखो होगा, अगर आप उसको रोक सकते हो, तो आप क्या करोगे? मिटिगेशन वाले प्रोजेक्ट कि क्लाइमेट चेंज हो ही ना, कि भई आप बिजली कोल से ना बनाओ, सोलर से बना लो, विंड से बना लो। लेकिन आपने कोल से ही बिजली बनानी है, तो आपने अपने आप को ऐसा अडैप्ट कर लेना है कि भई क्लाइमेट चेंज तो होगा, क्योंकि हम तो रुक नहीं रहे हैं। तो हम लोगों को कोई फ़र्क ना पड़े उस चीज़ से, दैट्स बेसिकली कॉल्ड अडैप्टेशन। जैसे ग्लोबल वार्मिंग से सी का लेवल राइज़ होगा, तो हमने क्या किया? सारे लोगों को पहले ही वहाँ से हटाकर किसी और जगह पे रिलोकेट कर दिया। सो दैट्स द इनिशिएटिव ऑफ अडैप्टेशन नॉट मिटिगेशन। मिटिगेशन ये तब होता है जब हम लोग इस सी लेवल को राइज़ होने से बचा लेते हैं। ठीक है? तो अडैप्टेशन का मतलब ये है कि आपने जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, क्या वो सही ढंग से बन रहा है इस टाइम पे? क्या लोग अडैप्ट कर जाएँगे इस हाई टेम्परेचर के लिए भी? है ना? तो ये यूएनईपी की रिपोर्ट है बेसिकली अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025, और इसकी जो मतलब थीम है दैट्स रनिंग ऑन एम्पटी। ये बोलते हैं कि भई ज़्यादा जितने ज़्यादा पैसे इस अडैप्टेशन को अडॉप्ट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को देने चाहिए थे, उतने नहीं दिए डेवलप्ड कंट्रीज़ ने। तो क्लाइमेट जो फाइनेंस है दैट हैज़ बीन बेसिकली वेरी लेस। इसके अलावा इसका मेन एम ये है टू इवैल्यूएट वेदर नेशंस आर अडैप्टिंग फास्ट इनफ टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स और टू क्वांटिफाई द अडैप्टेशन फाइनेंस गैप। ठीक है, तो बेसिक हमारा ये मतलब है कि यूएनएफ ट्रिपल सी जो बेसिकली एक प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि क्लाइमेट चेंज को होने से बचाना है, इंडिया भी इसका मेंबर है, इंडिया ने भी क्योटो प्रोटोकॉल, इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट, ये सारे साइन किए हुए हैं, है ना? तो इसके रिगार्डिंग जो भी सारे इनिशिएटिव्स थे इंडिया मानता है इसे। और बट अभी अगर इस रिपोर्ट की आप माने तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब अडैप्टेशन गैप्स हैं। इतने पैसे हैं नहीं कंट्रीज़ के पास कि वो अडैप्ट कर पाएँ, क्लाइमेट चेंज तो रोक नहीं पा रहे हैं और अपने आप को भी नहीं बदल पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशंस में हम पड़ने वाले हैं, खास करके एवरी डेवलपिंग कंट्री। अगर आप यूएनईपी के बारे में जानना चाहेंगे, तो इसका जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन था 1972 जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है? नॉट कन्वेंशन, इट इज़ स्टॉकहोम कन्वेंशन।
स्टॉकहोम कन्वेंशन नहीं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है 1972 वाला। स्टॉकहोम कन्वेंशन इज योर फॉर पीओपीज, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, है ना, वो अलग चीज है, वो कभी और करेंगे, बट अभी के लिए 72 ये वाला। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी कीनिया, बहुत बार किया है हम लोगों ने। इज इंडिया मेंबर? आंसर इज यस, वेरी यस। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। इसमें ट्रेंड क्या है? इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हैं यार, देखो इसमें इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं जो हम सोचते हैं। प्राइवेट सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस है कि सरकार ही पैसे दे जा रही थी, प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल ही नहीं था इसमें, तो ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बाकू बेलम रोड मैप है, वो नहीं ढंग से हम लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। जैसे इसने इन्विजन ये किया था कि भाई हम लोग हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स जो है बाय 2035 मतलब निकाल लेंगे, मतलब उसको हम जमा कर लेंगे फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, जिसमें इन्होंने ग्रांट्स के थ्रू थ्रू भी जो है पैसे लाने की बात की थी। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी बात करी थी कि भाई आप पैसा दे दो, बट वो हमारे लिए डेट नहीं होगा एक, तो आपके मतलब एक तरीके से डोनेशन की हम बात कर रहे थे। तो वो 2024 में हमने शुरू किया था, बट अभी तक उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो नहीं हो पाया है। टारगेट ये है कि भाई 2035 तक हम हर साल जो है 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स को इकट्ठा कर सकें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 2025। ये जो पूरा मतलब रिपोर्ट है, दैट्स बेसिकली ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे मान लीजिए कि भाई कितना मतलब कितना ज़्यादा कंजर्वेशन हम कर पा रहे हैं। मान लो हम पूरे यूनेस्को ने पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में हर किसी साइट को हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हम लोग कंजर्वेशन के मेथड्स के थ्रू उसको बचा पा रहे हैं कि नहीं बचा पा रहे हैं? तो ये जो रिपोर्ट है बेसिकली इट वाज लॉन्च्ड IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 जो है लॉन्च किया गया था IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में, जो अबू धाबी में हुई थी, जिसने असेस किया था द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ ऑल नेचुरल एंड मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने का जो काम है वो यूनेस्को का है, लेकिन इवेलुएट किसने किया है इसे? IUCN ने। IUCN इज बेसिकली व्हाट? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, काइंड ऑफ एन एनजीओ है, 1948 में बेसिकली बना था। इसका मेन काम है मतलब क्लाइमेट चेंज को देखना, बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना, तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी। बाकी इसमें ये बोला गया है कि भाई मतलब इसकी रिपोर्ट ने बोला है कि 65% जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है और स्टेबल भी हैं अभी, मतलब डिक्लाइन तो नहीं है इनकी कंजर्वेशन में, ठीक है, तो ये खास बात है। अगर आप इंडिया की बात करोगे, इंडिया में इस टाइम पर टोटल 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, उसमें से 36 कल्चरल है, मतलब वो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जैसे ताजमहल वगैरह हो गए, है ना। 7 नेचुरल हैं, जैसे अपना कोई भी काजीरंगा नेशनल पार्क ले लो या फिर वट एवर, है ना, तो वो सारी चीज़ें, प्लस 1 मिक्स्ड साइट। तो मिक्स्ड का मतलब है कि वो कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है उसका और नेचुरल सिग्निफिकेंस भी है। इंडिया में सिर्फ एक है ऐसी, विच इज कंचनजंगा नेशनल पार्क, वो है सिक्किम वाले एरिया में, ठीक है, तो बस एक है वो। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो 44th है, 43rd है, 42nd है, 41st है, वो कौन कौन सी है, ठीक है। अगर हम 41st की बात करें तो शांति निकेतन है, मतलब काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी इन वेस्ट बंगाल। 42nd जो है दैट वाज सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसलास, होयसला डायनेस्टी के डिफरेंट जो मंदिर वगैरह थे, है ना, जो भगवानों को समर्पित थे, जो तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा वो है, मतलब उनका काफ़ी खंडर टाइप सा बन चुका है, तो वो भी एक हेरिटेज साइट के तौर पर हमने रिकॉग्नाइज कर दिया, उसकी कंजर्वेशन पर हम लोग अब काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो दैट वाज कर्नाटका एंड सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसलास, होयसला डायनेस्टी के हैं ये। 43rd जो था वो था आपका होम डायनेस्टी का ब्यूरियल ग्राउंड्स, मतलब जिनमें उनके पूरे रॉयल किंग्स को, रॉयल क्वींस को, रॉयल फैमिलीज को, मतलब जिनको दफनाया गया है, तो वो माउंट टाइप सा बन गया, ऐसे मतलब गुम्बद टाइप सा ऐसे बन गया, तो वो वाले भी होम डायनेस्टी वाले 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे। 44th था आपका मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, महाराष्ट्र वाले, मतलब मराठों ने किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग लैंडस्केप्स बनाए, फोर्ट्स कैसे बनाए, तो वो भी एक हेरिटेज साइट में अभी तक हम लोगों ने काउंट किया है, ठीक है। तो ये सारी 4 चीज़ें पता हो। वैसे अगर आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में कितने ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इटली में सबसे ज़्यादा है 58, एंड देन चाइना इसमें है 56, ठीक है। तो मतलब अगर आप 56 नहीं भी याद करना चाहते हैं, तब आप सिर्फ इटली, चाइना और जर्मनी, ये 3 याद कर लेना, ठीक है। पेपर में ना कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया हैज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इंडिया इज़ एट नंबर 3, नंबर 2, है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें कर देंगे नेग्लेक्ट, क्योंकि इटली, स्पेन, जर्मनी जो है इटली, चाइना, जर्मनी जो है वो काफ़ी फेमस है फॉर
वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इंडिया नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है आपका नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। हम लोगों ने नोबेल प्राइज इन मेडिसिन किया था, फिजिक्स किया था, केमिस्ट्री किया था। आज हम करेंगे लिटरेचर वाला, ठीक। इकोनॉमिक्स वाला भी हम लोगों ने कर लिया था। चलिए, फिर है एक हमारा प्राइज इन लिटरेचर जो मिला है हंगरी के ऑथर को, जिनका नाम है लाजलो क्राजना हॉर्काई। मतलब नाम थोड़ा सा अजीब है, हमारे लिए अजीब है, उनके लिए तो बहुत नॉर्मल नाम होगा ये तो, ऑब्वियसली। तो ये बस ये याद कर लेना है यार, मतलब लाजलो ऐसी, मतलब इतना बड़ा नाम है, देखते याद हो जाएगा कि हाँ देखो ये याद नहीं हो रहा था, तो इसलिए ये वाला आंसर होगा। ये याद कर लेना। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर है ये जो प्राइज इन लिटरेचर है ये एल्फ्रेड नोबल्स विल 1895 के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था, जो हर साल किसी न किसी को दिया जाता है, और इसके द्वारा 1.2 मिलियन डॉलर्स जो पैसे हैं वो इस पर्सन को मिलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ एक नॉवल नहीं लिखी होगी, बहुत नॉवेल्स लिखी होंगी, तो किसी एक के लिए नहीं मिलता, ये मल्टीपल नॉवेल्स के लिए मिलता है। तो मतलब एक पूरा लाइफ के थ्रू आपने जितना भी काम किया है, जितना भी इम्पैक्ट डाला है सोसाइटी के, आप उस सोसाइटी के ऊपर आप लोगों ने थ्रू लिटरेचर, तो वो सारी जो चीज़ें यहाँ पर रिकॉग्नाइज की जाती है। चलिए, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स। वो चीज़ें जो चुरा ली गई हैं या उनका विनाश कर दिया गया है, तोड़ दी गई हैं, अब मिली नहीं है हमें वापस, तो वैसा वैसा एक वर्चुअल म्यूजियम सा बना दिया। वर्चुअल रियलिटी का हम लोगों को पता ही कि हम एक चश्मा वगैरह सा पहनते हैं, और हमें आगे आंखों के सामने वो एक रियलिटी सी नजर आती है, जो हमें लगता है कि हाँ एक्चुअल में हो रहा है ये। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे मॉल्स में ना वो सारे गेम्स वगैरह आ गए कि आप ऐसे चश्मा लगाओ और ऐसे वो गेम वगैरह करवाते हैं, जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, तो एक्चुअल फील होते हैं उस टाइम पे। तो वो वर्चुअल रियलिटी है बट वर्चुअली, एक्चुअल में नहीं है, बट योर बॉडी फील दैट रियलिटी बेसिकली कि हाँ ये हो रहा है। तो वैसा ही जो मतलब देखने का उसको तरीका कि देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ से ऐसा दिखता है, वहां से ऐसा दिखता है, तो उसको दिखाने का एक म्यूजियम टाइप सा बनाया है। कहाँ पर बनाया है? ये बना है स्पेन में। और किसने लॉन्च किया है? यूनेस्को ने लॉन्च किया है। नाम पता लग गया कहाँ पर है और किसने किया है, ये पता लग गया। कब किया है लॉन्च? एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ यूनेस्को। तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इम्प्लीमेंट किया था हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने 3D मॉडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, इन सब के थ्रू जो है 240 मिसिंग आर्टिफैक्ट्स को रिप्रेजेंट किया था। इंडिया का भी है इसमें। इंडिया में एक टेम्पल है, महादेव टेम्पल, पाली छत्तीसगढ़ में। वहां से एक नटराज और ब्रह्मदेव की जो मूर्ति थी वो मतलब चुराई गई थी किसी के भी द्वारा, वी डोंट नो, तो उसको भी हम लोगों ने रिप्रेजेंट करवाया है वहां पे। तो 240 में से इंडिया का भी जो है 2 मूर्तियां थी उसमें, है ना। तो दैट्स बेसिकली इम्पोर्टेंट। तो ऐसा ऐसा है कुछ, देखो ये मतलब ऐसे वर्चुअल म्यूजियम टाइप सा है। आप चलते जाओ, आपने वो चश्मा सा पहना हुआ है, और आपको सब चीजें दिखती रहती हैं कि कैसी थी और कैसी नहीं थी। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इनकी 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं एनिवर्सरी, जिसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से भी जानते हैं। एक तो ये खास बात है। दूसरा, इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी इस टाइम पर हम लोगों ने मनाई है, और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इनके नाम पर बना हुआ है, जिसकी हाइट 182 मीटर है, जो कि वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। ये हाइट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी? गुजरात के केवादिया शहर में, ठीक है। तो बस ये पता हो, सरदार सरोवर डैम के हल्का सा आगे सा है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो काफी एक अच्छी साइट है घूमने जाने के लिए गुजरात के लोगों के लिए, मतलब सबके लिए ऑब्वियसली, बट उनके लिए थोड़ा सा पास पड़ जाता है। पॉपुलरली नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, मतलब काफी इन्होंने हिम्मत दिखाई, सारे प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा किया, इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद और टूटने नहीं दिया, है ना। तो काफी इन्होंने काम किया इंडिपेंडेंस के 3-4 साल बाद तक। तो काफी एक इनका अहम रोल रहता है सारी एकता को इस्टेब्लिश करने के लिए। अगर आप ये स्टैचू देखेंगे तो इस तरीके से है, प्रॉपर पूरा ड्रोन शॉट लिया हुआ है ये। तो ये है आपका सरदार सरोवर डैम के आसपास का एरिया, और नर्मदा नदी है बेसिकली। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइमस्टोन क्लासिफाइड एज अ मेजर मिनरल। लाइमस्टोन बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर बोलते हैं ना हम लोग इसको हिंदी में, तो उसको हम लोगों ने अब मेजर मिनरल मान लिया है। पहले इट वाज माइनर मिनरल। दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे हम लोग अभी। बट मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने ये नोटिफिकेशन इशू कर दिया है कि भाई अब ना ये मेजर प्लस माइनर दोनों नहीं है। पहले डुअल करेक्टर था इसका, अलग स्टेट में कभी मेजर है, कभी किसी स्टेट में माइनर है। अब इट इज मेजर मिनरल, चाहे किसी भी स्टेट में हो, इट विल बी क्लासिफाइड एज मेजर मिनरल। इसके अलावा पता हो हमें कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, जिसको हम सीमेंट बनाने में, स्टील बनाने में,
फर्टिलाइजर्स को बनाने में, शुगर, केमिकल इंडस्ट्रीज, इन सब में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये हम बढ़िया ढंग से माइन कर पा रहे हैं तो ये सब इंडस्ट्रीज जो है वो ढंग से चल पाती हैं। प्लस बिल्डिंग इंडस्ट्रीज का ये रॉ मटेरियल है, ठीक है, तो काफ़ी इसकी कमर्शियल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो अच्छी बात है, लाइमस्टोन को मेजर मिनरल बना दिया है। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो भाई, मेजर मिनरल वो होता है जिसकी काफ़ी हाई इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक प्लस इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस होती है, मतलब जिसके बिना काम नहीं चल सकता। जो माइनर है वो क्या है? लोअर इकोनॉमिक वैल्यू है, लोकलाइज्ड यूज़ है, बस इसी एरिया में यूज़ होता है, पूरे देश में यूज़ नहीं होता है। इसके अलावा जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का सेंट्रल लेवल पे, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है मेजर के केस में। माइनर के केस में स्टेट गवर्नमेंट सारा होल्ड रखती हैं। एग्जाम्पल जैसे इसमें आयरन ओर हो गया, कोल, बॉक्साइट, गोल्ड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे इंडिया में यूज होते हैं। इनका अगर आप देखो तो ये सैंड, ग्रेवल, मार्बल, ग्रेनाइट, ठीक है, तो कहीं कहीं पर ये मिलते हैं और कहीं कहीं पर इनका इस्तेमाल होता है ना। तो ये वो सारी चीजें हैं। गवर्निंग लॉ, ये दोनों ही जो है MMDR एक्ट के थ्रू रेगुलेट होते हैं, बट जो माइनर वाले हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स भी एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। लीज पीरियड, मेजर मिनरल्स को अगर आपने माइन करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लीज लेनी पड़ती है, 50 साल तक की आपको लीज मिल सकती है। माइनर वालों के लिए थोड़ा सा ये है कि टिपिकली शॉर्टर लीज पीरियड है, मतलब 50 साल नहीं, 10 साल के लिए। और वो किससे लोगे आप लीज? स्टेट गवर्नमेंट से, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट से। जितना भी रेवेन्यू आएगा मेजर मिनरल्स में, वो किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली आपका स्टेट गवर्नमेंट्स को। लेकिन रेगुलेट कौन करेगा उस पूरे रेवेन्यू को? सेंट्रल गवर्नमेंट। माइनर के केस में रेगुलेट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, रेवेन्यू जाएगा भी किसको? स्टेट गवर्नमेंट्स को। ठीक है। इसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंस स्ट्रेटेजिक मेजर वालों की ज़्यादा है, डिफेंस में, एनर्जी में, एरोस्पेस में। इन वालों की, माइनर वालों की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में काम ज़्यादा है, लोकल इंडस्ट्रीज में काफ़ी इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों का ना सिग्निफिकेंस लेवल हल्का सा अलग है। मेजर हैज़ मोर सिग्निफिकेंस, माइनर हैज़ लेस सिग्निफिकेंस। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे साइक्लोन मोंथा एंड साइक्लोन शक्ति। जितने भी हम लोगों ने ये साइक्लोन्स किए हैं, साइक्लोन दितवा हो गया, है ना, टाइफून वगैरह सब कुछ हो गए, बुआ लाऊ जो हमने किया था, तो मोंथा और शक्ति भी इम्पोर्टेंट है। मोंथा और शक्ति दोनों डिफरेंस हैं। पहला जो साइक्लोन मोंथा है, ये है आपका बना बे ऑफ बंगाल में, जो आया आंध्र प्रदेश की तरफ। जो साइक्लोन शक्ति है वो बना आपका नॉर्दर्न अरेबियन सी में, जिसने जो टकराया गुजरात वाले एरिया से। ठीक है, तो मोंथा बे ऑफ बंगाल और आपका दिस अरेबियन सी बनने वाला शक्ति। मोंथा जो नाम था वो दिया था थाईलैंड ने, और जो शक्ति है वो दिया है श्रीलंका ने। अब ये 13 कंट्रीज कौन है, कितनी लिस्ट देती हैं, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि भाई 13 कंट्रीज जो भी टच करती है इंडियन ओशन को, उनका एक लिस्ट सी बनी हुई है, सबने 13 नाम देने हैं। पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारी कंट्रीज लिखी होंगी, उनके नाम पहले सारे इस्तेमाल हो जाएंगे, फिर दोबारा हम पहली कंट्री पर आएंगे, फिर 13 नाम होंगे, फिर पहली कंट्री पर आएंगे, फिर 13 नाम होंगे। तो ऐसे करते 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 169 नेम्स होते हैं एक प्रॉपर लिस्ट में। जब खत्म होने वाली होती है तो नई लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो बस ये नाम पता होने चाहिए। होमवर्क आप लोगों के लिए ये है कि विच आर दो 13 कंट्रीज, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू इन होमवर्क। ठीक है, नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली आप पूछ तो सकते ही हैं, देयर इज नो ऑप्शन कि भाई आप नहीं पूछ सकते। चलिए, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दी सवाल कोट हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये बना है आपका चेनाब रिवर के ऊपर, ये है आपका जम्मू कश्मीर में। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इसका नाम कहाँ बना है और इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे हम लोग बेसिकली अभी। देखो, इसमें न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये इसको फ्रेश एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया गया है। ये अभी से नहीं बन रहा, ये बहुत सालों से बन रहा है। कभी एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाता है, कभी डिले हो जाता है, कभी रिजेक्ट हो जाता है। अभी फ्रेश एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है, इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है आपका चेनाब नदी पर जो बना हुआ है, ये है आपका रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है कि हम बहुत बड़ा डैम नहीं बनाते हैं, बहुत टाइम के लिए पानी स्टोर नहीं करते हैं। कुछ टाइम के लिए पानी स्टोर होता है, डेली बेसिस पे, आर्ली बेसिस पे, उसको फिर छोड़ दिया जाता है। रन ऑफ द रिवर का मतलब होता है बस आपने रिवर का जो चैनल है वो थोड़ा सा डिसरप्ट किया है। आपने ऐसा नहीं कर दिया कि पूरे हाई डैम्स बना दिए हैं, पानी स्टोर कर दिया है, वो नहीं है यहाँ पे। छोटी सी रिवर है, तो बेसिकली क्या है ना कि आपने बस छोटा सा डैम बना दिया ताकि पानी का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। आपने स्टोर करना है अगर पानी तो कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकते हो आप, बट ज्यादा टाइम के लिए नहीं। ठीक है, तो डेवलप किसने किया है ये? NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने। NHPC का सारा काम है, गवर्नमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशन है। कैपेसिटी इंस्टॉल होगी तो कितनी होगी? बेसिकली 1856 मेगावाट।
स्टेज 1 में थोड़ी सी 1400 टाइप होगी, बाकी स्टेज 2 में इसको हम 450 कर लेंगे, मतलब 1856 इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। 192.5 मीटर का हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम बना होगा, और जिसमें रिजर्वर कैपेसिटी तो बहुत होगी, बट आप इस कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज कर नहीं सकते, क्योंकि यू कैन नॉट स्टोर वाटर फॉर मोर देन अ डे और फॉर मोर देन 2 days। ठीक है, क्योंकि ये जो नदी का पानी है ये और कंट्रीज में भी जाएगा, और इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की हुई थी। अभी तो देखो हम उसको नहीं मानते हैं, बट फिर भी हम जब पहले मानते थे तो तभी हम इंडस, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का पानी डैम में इस्तेमाल नहीं करते थे, बट क्योंकि हम इस ट्रीटी को ही नहीं मान रहे आफ्टर पहलगाम अटैक, तो हम इन सारे रूल्स को भी नहीं मानते। चलिए, तो कौन बनाता है, क्या प्रोजेक्ट का नाम है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है, ये अपने को पता लग गया, किस यूटी में है बेसिकली। नेक्स्ट है स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स। कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो माइनिंग के लिए बहुत रेडी हैं, कोई भी कंपनी अगर आएगी तो मिनरल्स को माइन कर सकती है, उनको बेनिफिट पहुंच सकता है, और गवर्नमेंट्स को भी रेवेन्यू मिलेगा। तो वो जो इंडेक्स है ये रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। ये पहली बार ऐसा इंडेक्स बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, जिससे कि डिफरेंट स्टेट्स को काफी प्रमोशन मिलेगा कि भाई हम तो रेडी हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, कंपनीज आइए और जो है माइनिंग करके ले जाइए। ठीक है, तो ये खास बात है इसकी। कैटेगरी ए में वो स्टेट हैं जो मिनरल रिच हैं, मिनरल्स भी ज्यादा हैं, प्लस माइनिंग का जो स्कोप है वो भी ज्यादा है। कैटेगरी बी में वो हैं जो मॉडरेटली हैं, मतलब मॉडरेट मिनरल्स की प्रेजेंस है यहाँ पे। दूसरे वाले वो हैं जो लो एंडाउमेंट स्टेट्स हैं, मतलब कम मिनरल्स हैं, उनमें काफी कम मिनरल्स हैं। कैटेगरी ए में सबसे हाई पर कौन है, मध्य प्रदेश। कैटेगरी बी में मॉडरेट वाले में गोवा, मॉडरेट अपना सी लो एंडाउमेंट वाले में पंजाब। तो मध्य प्रदेश, गोवा, पंजाब, बस ये 3 स्टेट्स याद रखने हैं। ये 9 के 9 नहीं याद होंगे ना हमें याद करने। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं और वो रेडी भी है माइंस को पूरा लीज पर देने के लिए। मॉडरेट वाले में गोवा है और लो वाले में पंजाब है। ठीक है, चलिए, किसने किया है पब्लिश, है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। 3 कैटेगरीज हैं, तीनों में कौन से टॉप स्टेट्स हैं ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ओल्लो ट्राइब। ओल्लो ट्राइब न्यूज में क्यों थी, क्योंकि आसाम राइफल की एक बटालियन है जिसका नाम है खोंसा। उन्होंने एक स्किल बेस्ड एम्पावरमेंट शुरू किया है प्रोग्राम, जिसमें मतलब ऑपरेशन सद्भावना है बेसिकली, उसके अंदर एक विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है जिसमें ओल्लो ट्राइब की जो विमेन है उनके रिगार्डिंग जो है स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। ये जो ट्राइब है आपकी, ये मिलती है अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज में, प्लस म्यांमार को टच करने वाला जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वहां पर भी ये ट्राइब मिलती है। ये जो ट्राइब है इट इज ऑल्सो नोन एज लाजू नागा। नागा नहीं है बट ये लाजू नागा है, और इनको हम हेड हंटिंग ट्राइब्स के नाम से भी जानते थे पहले, दैट दे वर द हंटर्स ऑफ हेड। ठीक है, ऑल्सो सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ मिलती है, इंडो म्यांमार बॉर्डर भी हम लोगों ने देख लिया। तो काफी ज्यादा इनमें क्रॉस बॉर्डर एथनिक कॉन्टिन्यूटी है, जो मतलब कुछ कल्चर म्यांमार का है, कुछ कल्चर जो है वो इंडिया वाला है। तो ये कुछ खास बातें थी बेसिकली इसकी। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इस पूरी ड्राइव को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिसमें अथॉरिटी जो है वो है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये बेसिकली है क्या, 2025 में हमने ये स्टार्ट किया है, क्योंकि आज से 20 साल पहले ये जो रजिस्टर है वो बना था, उसको हम लोगों ने अपडेट करना है, कि ऐसा तो नहीं कि भाई जो वोटर लिस्ट में नाम है वो इनकी डेथ हो चुकी है फिर भी कोई ना कोई वोट कर जाता है इनके नाम पे, है ना। तो ऐसा ना हो, तो अपडेशन जरूरी है। तो आपका कोई भी मतलब कोई भी आधार कार्ड में चेंज हुआ है, या फिर कुछ भी चेंजेस अगर आप लोगों ने करवाने हो अपने नाम में या अपने किसी भी डेटा में, है ना, तो रेजिडेंशियल जो एड्रेस है उसमें चेंज करवाना हो, तो वो सब जो है इस टाइम पे किया जाएगा। प्रॉपर ये ड्राइव है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस पूरे रिवीजन से, पूरे इसमें अपडेशन से, तो डीएम के पास जाकर आप कंप्लेन करवा सकते हैं। अगर वो भी कंप्लेन नहीं सुनते हैं तो फिर उसके अलग चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मीडियम है कंप्लेन का वो है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीसी बेसिकली, है ना। तो ये क्या है बेसिकली, तो इट इज एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अपडेट, ऑथेंटिकेट एंड प्योरीफाई इलेक्टोरल रोल्स नियरली आफ्टर 2 decades। मतलब 20 साल पहले की बात थी जब ये अपडेट हुआ था, अब इसको दोबारा हम लोग अपडेट कर रहे हैं। इट इंश्योर्स दैट ओनली, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इंडिया के सिटीजन हैं ही नहीं फिर भी वोट कर जाते हैं, है ना। तो ये बहुत मुद्दा उठा भी था कि भाई ये तो ब्राजील की मॉडल की फोटो है, तो ये यहाँ पर क्या कर रही है ऐसे, है ना, वोटर लिस्ट में क्यों है ये। तो उन सब चीजों के चलते हुए काफी जो अपडेशन है वो की गई है, ताकि हम इसको अलाइन कर सकें विद द प्रोविजंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। इस एक्ट में लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल रोल जो है वो अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। कौन इसको कर रहा है कंडक्ट, क्यों कर रहे हैं कंडक्ट,
क्या ज़रूरत पड़ गई हमें, ये सब पता होना चाहिए। एंड फर्स्ट जो एक अथॉरिटी है फॉर कंप्लेंट रजिस्टर वो है डीएम। बस ये पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में इसकी जाएंगे भी नहीं। चलिए, तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा अक्टूबर का पार्ट 3 प्लस अक्टूबर का पूरा मंथ। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोगों ने नहीं पढ़ाई है, बिकॉज़ इस मतलब पेपर का पैटर्न ही ऐसा है कि बहुत डिटेल पूछते नहीं हैं। बहुत फैक्चुअल पूछेंगे तो फैक्ट को कवर करने की हम लोगों ने ज़्यादा कोशिश करी है। बाकी समझाने के लिए थोड़ा बहुत जो मैं ऊपर-नीचे बोलती हूँ, तो बस उससे आपको याद हो जाती हैं चीज़ें। तो कोई भी अगर आपको वैसे डाउट रहता है, कोई भी अगर आपको दिक्कत है इन सारे करंट अफेयर्स में या किसी भी और सब्जेक्ट में रिगार्डिंग द कोर्स, तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं, कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।